चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम देखेंगे CHSL की इंग्लिश देखेंगे। CHSL के हम आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करा भी चुके हैं। जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं इनका हम अभ्यास करेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट बिना देर किए। और हाँ, एक नई बात हम बता रहे हैं, अब आपको हम LIC में जो वैकेंसी आई हुई है वो AA की 30 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, आपको बराबर मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। बस ये है कि आपको करना इतना है, वीडियो शेयर करना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं LIC AA की, इसमें 30 क्वेश्चन में हम आपको बेस्ट करवाएंगे ताकि आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकें, ठीक है, अचीव कर सकें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें। और साथ में LIC AA में जो GK आनी है, मैथ आनी, रीजनिंग, वो भी आपको बराबर क्लास मिलेगी। तो शेयर करते रहिए हमारा चैनल डे नाइट क्लासेस। चलिए देखेंगे, ये है कि अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में गलती है ये बताना आपको, किस पार्ट में गलती है। ही विल कम टू वर्क दो इट डजंट रेन टुमारो, बताना है आपको। पढ़िए वाक्य को, कहाँ गलती है बताइए ABCD में। वाक्य जानते क्या कह रहा है, शी विल कम टू वर्क, वह काम पे आएगी, दो यद्यपि इट डज नॉट रेन टुमारो, हालांकि ये वर्षा तो आने वाले कर्म में वर्षा नहीं होती है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, कंडीशनल मतलब जिसमें शर्त होती है, तो ऐसे वाक्यों में आपको क्या लगाना है, आपको इफ़ लगाना होता है। तो दो नहीं होगा, इफ़ लगा दिए, देखिए अर्थ देने लगेगा। अब देखिए इफ़ से देखिए, सी विल कम टू वर्क, वह काम करने आएगी, इफ़ यदि, इट डज नॉट, यदि बारिश नहीं होती है कल आने वाले में, ये टुमारो जो है इसके साथ का सेंस दे रहा है। तो काम करने जरूर आएगी अगर बारिश नहीं होती है, यदि बारिश नहीं होती है। तो इफ़ होता है, इफ़ के इसमें क्या करना है, इसमें वाक्य में दो जिसका अर्थ है यद्यपि, इसके स्थान पर क्या लगाना है, इफ़ का प्रयोग उपयुक्त है, क्योंकि कंडीशनल डिनोट करने के लिए इफ़ शब्द का प्रयोग एज ए कंजक्शन करते हैं। तो इफ़ का किसके लिए प्रयोग हुआ, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है और अर्थ उपयुक्त यही देगा। अगला देखेंगे, तो इफ़ है तो इसमें एक पार्ट में, अच्छा ये बताइए किस किस पार्ट में एरर है। हमने बता दिया, दो किस में आया हुआ है, दो इसमें आया हुआ, बी पार्ट में। बी पार्ट में आपकी क्या है, एरर है। बी पार्ट में आपकी एरर है, गलती है। अगला वाक्य देखेंगे, अगला वाक्य है, देखिए इसमें द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। तो दूसरे वाले पार्ट में बताया गया किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। पढ़िए पूरा सेंटेंस पढ़िए, देखिए किस पार्ट में एरर है। टेरिटोरियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर सेप्ट अवे रोड्स, होम एंड ब्रिज एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। ठीक, इसमें क्या है, वाक्य को पढ़ करके स्टूडेंट खुद कोशिश किया करिए लगाने की। हाँ, हम तो आपको समझाएंगे थोड़ा वक्त लेके, आप खुद देखा करिए। तो इसमें होगा टेरिटोरियल ट्रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 पर किलोमीटर, जो ये इतने 170 किलोमीटर पर आवर से जो है बारिश हवा चलती है। होम्स एंड ब्रिजेज एंड नॉकिंग डाउन पावर, देखिए यहाँ फिर अब नॉकिंग डाउन नहीं होगा, यहाँ नॉक डाउन होगा। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म शॉर्ट लिखा है, एंड से जुड़ा है, ठीक। अब यहाँ नॉक्ड डाउन होगा, क्या होगा, नॉक्ड डाउन, नॉकिंग डाउन नहीं होगा। देखिए एक पार्ट में बताया ना, जो सेंटेंस चल रहा है पास्ट का, तो जो उसके साथ में आएगा वो भी वाक्य पास्ट का ही होगा। अब ये एंड नॉक्ड डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन, मतलब जो बारिश तेज और हवा 170 किलोमीटर पर घंटे से चल रही थी, उससे प्रभावित हो गए रोड, होम्स, पुल, और इससे क्या हो गया, एंड नॉक डाउन पावर कम्युनिकेशन, और इस हवा ने, इस बारिश ने सप्लाई को काट दिया। तो नॉकिंग डाउन नहीं होगा, नॉक डाउन होगा। अगला क्या है, अगला है नंबर 3 का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इसमें बताना है किस पार्ट में
एरर है। देखिए इसमें क्या है, ABCD दिया हुआ है, तो अब अंडरलाइन हम कर देते हैं। इसमें अंडरलाइन आपको बताना इसकी जगह पर क्या होगा। इसमें होगा, देखिए हैव कनकर्ड है, तो इम्परर अशोक, जो पास्ट की घटना होती है भूतकाल की, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। और जहाँ पर बिफोर आए और जहाँ पर आफ्टर आए, तो आप ये देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्य परीक्षा में जरूर मिलेंगे। ऐसी चीज़ें जैसे बिफोर आया है, एक काम भूतकाल में एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है, तो पहले और बाद में के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। देखिए बिफोर ये लिखा हुआ है, ये बिफोर लिखा हुआ, तो बिफोर से पहले वाला वाक्य किस में लिखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। नोट कर लीजिए, बिफोर से पहले वाला वाक्य हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और हैड के बिफोर जो है बिफोर के बाद वाला वाक्य जो है सेकेंड पार्ट में हम लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो बिफोर आया है, एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, हमने आपको बता दिया, जब हैड की थर्ड फॉर्म है तो ये होगा हैड कनकर्ड। क्या होगा, हैड कनकर्ड। अब इस तरह से स्टूडेंट कोई क्वेश्चन मत करिएगा, जहाँ पर बिफोर आए, बिफोर आने पर क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, और सेकेंड वाले वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए अगला देखें। इसमें है भी बताना है कौन सी एरर, द डायरेक्टर वांटेड अजीज टू प्ले द रोल ऑफ ए डॉक्टर एज वेल आल्सो दैट ऑफ ए अप्रेंटिस। डायरेक्टर जो थे वो चाहते थे अजीज से वो एक डॉक्टर का रोल प्ले करे, और साथ ही वो एक अप्रेंटिस का भी भूमिका उसको अदा करे। इस पार्ट में देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो एज वेल का मतलब होता है भी, एज वेल भी, और आल्सो माने होता है भी। तो ये दोनों अर्थ दे रहे हैं, ये भी का है और ये भी का अर्थ दे रहा है। तो सही क्या होना चाहिए, इसमें एज वेल आल्सो के स्थान पर एज वेल एज होना चाहिए, एज वेल एज। जब अजीज से उम्मीद की जाती है तो डॉक्टर का भी रोल करे और अप्रेंटिस का भी रोल करे, तो एज वेल एज होगा। क्या होगा, एज वेल एज। चलिए, एज वेल एज किस में दिया हुआ है, आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्या है, इसमें हम देखेंगे प्लेन फिलर्स आएंगे एग्ज़ाम में आपके। फिलर्स आपको 3-4 फिलर्स मिलेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें इंडिया के बाद, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इंडिया के बाद ये स्पेस है, इंडिया के बाद स्पेस है। इसमें क्या भरना है आपको बताना है। देखिए, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब जली वनस्पति, स्थल की और जल की वनस्पति को कहते हैं हम फ्लोरा एंड फौना। बहुत सी सूचनाएं वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में भारत में क्या हैं, अवेलेबल इन दिस बुक, इस किताब में उपलब्ध हैं। तो कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर बताना है, इंडिया के बाद कौन सी वर्ब आएगी। पिछले वीडियो में ही हमने आपको बताया था, वाक्य के शुरुआत में अगर आपका प्रीपोजिशन आया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो प्लेंटी के अनुसार आएगा। तो प्लेंटी के अनुसार यहाँ क्या आएगा, इज। तो वाक्य कैसा होगा, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया इज, क्या होगा, इज। यहाँ पर होगा इज अवेलेबल, आर नहीं होगा, हैज नहीं होगा, वेयर नहीं होगा। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अगर आप ऐसे इसको पढ़ें, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक, SCHSL में एक ध्यान रखिएगा, वर्ब की एरर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, 2-3 वाक्य आपको ऐसे ही मिल जाएंगे वर्ब की एरर वाले। अगला देखें क्या है, अगला हमारा है ये, इसमें भी फिल करना है आपको। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफ़र टू ए फार ऑफ प्लेस ही हैड टू हिज प्रमोशन। चूँकि उसका इसमें ये वाक्य कह रहा है कि अपने ट्रांसफ़र के हो जाने के संदर्भ में, स्थानांतरण हो जाने के संदर्भ में, ही हैड टू,
उसने अपने प्रमोशन को क्या किया, प्रमोशन को उसने क्या किया, इसमें ये बताना है आपको। तो ये आपका है इसमें आपका हो जाएगा फॉरगो। ट्रांसफ़र उसका हो रहा था इसीलिए, तो इसीलिए उसने अपने पथ ही हैड टू, प्रमोशन को उसने डिले कर दिया, प्रमोशन को उसने त्याग दिया। क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं चाहता था उस दूर जगह, इसीलिए उसने अपना प्रमोशन लेना उसने त्याग दिया। होता है ना, कुछ लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं, अपने क्षेत्र में हैं वहीं ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन उनको पोस्ट पे नहीं आगे बढ़ना है क्योंकि उनको दूर पोस्टिंग मिल रही है। तो इसमें फॉरगो हो जाएगा। ही हैड टू फॉरगे हिज प्रमोशन, उसने अपने प्रमोशन के विचार को त्याग दिया। नोट कर लीजिएगा, अच्छा शब्द है फॉरगो। बाकी रिजाइन नहीं किया उसने, एसर्ट नहीं किया है, एसर्ट माने जोड़ देके कहना, क्लेम भी नहीं किया है, नहीं किया है, क्लेम किया है। तो फार्गो का आप अर्थ समझ गए होंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र को, हाँ चलिए अब क्या है दूसरा, अब आपको क्या है करेक्ट एक्टिव बता रहे हैं आपको। CHSL में 3 मिलेंगे आपको पैसिव, और दो से तीन आपको मिलेंगे इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस। इजी होंगे, आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आप। वर्ब को हाथ में रखिएगा, हमने बता रहे हैं आपको। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग गार्डेड बाई ए गन गार्ड। अब क्या है, इस वाक्य में तो आपको पता ही चल गया होगा, इसमें बाई लिखा है, बाई है, ठीक है। वर्क और वर्क इसमें कंटिन्यूअस का है, वाज वेयर बीइंग है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब जाहिर सी बात है पैसिव है तो उसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो अब वाक्य आप पीछे से लेंगे, गन टॉटिंग गार्ड्स, गन टॉटिंग गार्ड्स से लिखने से शुरुआत की शुरुआत होगी। सभी वाक्य गन टॉटिंग से शुरू हैं, गन टॉटिंग गार्ड्स। एक्टिव वॉइस में बनाना है तो पहले गन टॉटिंग गार्ड्स लेंगे। देखिए इसमें ये गन टॉटिंग से नहीं शुरू हुआ तो ए तो पहले कट जाएगा, ठीक, ए पहले कट जाएगा, ए नहीं है। गन टॉटिंग गार्ड्स से 3 वाक्य हमको मिल रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए वाज लगा के बीइंग लगा है और थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसमें क्या है, गन टॉटिंग तो दिया है लेकिन ये हैज़ बीन लिखा हुआ है, नहीं, इसमें सेकेंड फॉर्म भी नहीं है, ये आपको मिल गया। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य मिल गया आपको। ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है, और किस टेंस का है ये पहचान लीजिए, आपके वाक्य हो जाएंगे, ठीक। तो आपका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा, गन टॉटिंग गार्ड्स वर बीइंग गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, बी है। और नेक्स्ट क्या है, अब फिर देखिए हमने बताया 2 वाक्य मिलेंगे आपको पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बाई हुम वाज द विंडो ब्रोकन, बाई हुम लिखा है, थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस में आपको किस में बनाना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव वॉइस में बनाना है आपको। तो कैसे करेंगे, बाई हुम को लिखते हैं ही, हु, ठीक है, हु से शुरू होगा तो वो होगा एक्टिव वॉइस में, बाई हुम से होता पैसिव वॉइस में। तो हु से कौन शुरू हैं, हु से आपके शुरू हैं, ये देखिए ये नहीं शुरू है। तो ए, बी और डी वाक्य ऐसे हैं जो आपके किससे शुरू हैं, हु से शुरू हैं। अब क्या, तो ये किस टेंस का है, पहले तो ये पहचाना करिएगा कि किस टेंस का ये है वाक्य। ये पैसिव वॉइस किस टेंस का है, ये पैसिव वॉइस है आपका वाज लगा के थर्ड फॉर्म है, तो किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट वाला कौन सा वाक्य है, देखिए इसमें ये नहीं है, ये तो इज लगा के थर्ड ये है, ये भी है, ये वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट का है। तो हु बाई हुम का एक्टिव हो जाएगा हु, और पास्ट इंडिफिनिट है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी एक्टिव वॉइस में। आपका आंसर हो जाएगा ए। Who broke the windows? The milkman delivered 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क। स्टूडेंट सबसे अच्छा तरीका एग्ज़ाम क्रैक करने का ये है, कौन ऑप्शन है इसकी अपेक्षा पहले ये कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यही सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट मेथड होता है। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं, इस तरह से आप आंसर क्वेश्चन में ही आंसर आप फाइंड करेंगे। क्या है, हरी अप गेट अप इन द बस, जल्दी करो बस में चढ़ जाओ, द कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर ने हमसे कहा कि जल्दी करो बस में चढ़ जाओ, ठीक। अब इसमें क्या है, सेट टू अस, सेट टू का टोल्ड हो जाता है, आपको मालूम है। अब टेल्स तो नहीं होगा, इसमें टेल्स नहीं होगा,
जेलसी दिया है इसमें? नहीं, 2 ऑप्शन पहले कट गए। टोल्ड किस में है? टोल्ड इसमें है, टोल्ड इसमें है। अच्छा, और ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है आपका आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आपके बी कट गया और डी कट गया तो बचा ए और सी बचा। ठीक, ए और सी को देखिए क्या है। द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गॉट इन द बस। देखिए गॉट, इंपरेटिव वाक्य कैसे होते हैं ना, आदेश वाले, प्रार्थना वाले। तो इसमें यह है कि आदेश और प्रार्थना वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं स्टूडेंट्स कि हम वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। देखिए इसमें गॉट का, गेट का गॉट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। आप आदेश मतलब आदेशात्मक वाक्यों में आपने टोल्ड लिखा, ठीक, टोल्ड लिखा, और टू लगाया, टू लगाया, बाकी कोई वो टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम से संबंधित प्रश्न आएगा एक। देखिए एक सिनोनिम है फ्लेमबर्गेटेस्ट, फ्लेमबर्गेस्टेड। ठीक है, फ्लेमबर्गेस्टेड। अब इसका मतलब आपको समानार्थी शब्द बताना है। सबके अर्थ हम आपको बताएंगे, एक जो पूछा गया उसका और जितने अन्य वर्ड हैं उनका। थोड़ा सा टफ वर्ड आपके लिए हो सकता है, जैसे भौचक्का रह जाना, टेकन ए बैक एक शब्द है, टेकन ए बैक इसका मतलब भी होता है भौचक्का रह जाना। सरप्राइज्ड तो आपको मालूम ही होगा, तो ये थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट वर्ड हो, आपको पूछा जा सकता है। तो भौचक्का रह जाने के लिए कौन सा शब्द है? एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड, इसके एस्टोनिश के बाद क्या लगता है? एट का प्रयोग करते हैं। सरप्राइज एट, एस्टोनिस्ड एट, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी डिस्टर्ब्ड मालूम होगा आपको, डिस्टर्ब। मोटिवेटेड मालूम होगा, प्रेरित करना। डिस्टर्ब, परेशान ना। टेरिफाइड, टेरिफाइड माने होता है भयभीत रहना। ठीक है, भयभीत। तो ये आपका हो गया, नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए क्या है, श्रीक पूछा गया है। श्रीक का आपके एग्जाम में आया हुआ है। श्रीक का आपको सिनोनिम बताना है, क्या कहेंगे? श्रीक की मतलब होता है चीख, श्रीक, चीख, एक जैसा बोल रहा है ना, ऐसी से याद कर लीजिए। श्रीक किया उसने, चीखा। तो इसमें क्या होगा सिनोनिम? यल माने होता है ना चिल्ला के जोर से आवाज़ देना, यल्ड एकदम से चीखना। तो श्रीक का क्या हो जाएगा? शीक का हो जाएगा आपका यल। पीप का मतलब हो जाएगा, देखिए पीप का मतलब झांकना होता है, पीप के बाद भी एट लगता है। टूट, ये शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो। टूट का मतलब होता है कोई हार्न, जैसे होता है हार्न या सीटी, बसों के हार्न, उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। विस्पर सरल है, विस्पर धीरे से फुसफुसाना। तो श्रीक मतलब चीख, यल माने चीख। चलिए एंटोनिम देखेंगे। फॉरलॉन्ग, फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न है एंड फॉरलॉर्न, इसका आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। फॉरलॉर्न माने त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। ठीक है, फॉरलॉर्न यानी कि आप इसको फॉरलॉर्न को अनाथ भी कह सकते हैं, और उसको आपको उदास, परेशान, इस तरह से भी अर्थ ले सकते हैं। इसका मतलब है एलिवेटेड, जो बहुत ज़्यादा उत्साह में हो, जोश में हो, उसको कहेंगे एलिवेटेड। आपका उत्साह है। फॉरलॉर्न का क्या हो जाएगा? एलिवेटेड। एंटोनिम है अपोजिट, फॉरलॉर्न छोड़ा गया, त्यागा गया, उदास। अपोजिट एलिवेटेड, प्रसन्न मन से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, फूलना समाना जिसे कहते हैं, उसको कहेंगे एलिवेटेड। सोलिटरी माने होता है अकेला। डिस्परेट माने होता है परेशान। बेनिफिट मीन्स क्या होता है? बेनिफिट हो सकता है, इसको देख लीजिए। बेनिफिट माने होता था, इसको हम दीवाना के सेंस में लेते हैं ना, किसी चीज़ के लिए उन्मादी होना, दीवाना होना, पागल होना। ठीक, ये नोट कर ली। बेरिफ्ट, बेरेफ्ट दिया हुआ है आपका। और फॉरलॉर्न का क्या हो जाएगा? कई बार इसलिए बोल देते हैं ना स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ जाए। फॉरलॉर्न का हो जाएगा एलिवेटेड। फॉरलॉर्न त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, एलिवेटेड उत्साह से भरा हुआ। और क्या है एंटोनिम? और देखेंगे परटर्ब। परटर्ब अच्छा शब्द है। परटर्ब किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना व्याकुल होना, किसी चीज़ को पाने की तीव्र तमन्ना होना, इसको परटर्ब बोलते हैं। ठीक है, परटर्ब। अब इसका क्या होगा? क्या पूछा गया है? एंटोनिम। बताया था हमें 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम आएंगे, 1 वर्ड भी आएगा एग्जाम में। तो परटर्ब में व्याकुल होना का क्या हो जाएगा? परेशान होना, किसी चीज़ के लिए इसको हो जाएगा सूद, बहुत शांत होना। परेशान ना होना, शांत होना,
व्याकुल ना होना, ठीक है। तो परटर्ब का क्या हो जाएगा, परटर्ब का आपका हो जाएगा व्याकुल होना, और सूद का हो जाएगा शांत होना। अब साथ के और फ्लस्टर देख लीजिए, कन्फाउंड देख लीजिए, कमेंड देख लीजिए, तीनों के हम अर्थों को आपको बताएंगे। तो फ्लस्टर मतलब होता है व्याकुल होना, यानी कि परटर्ब और फ्लस्टर एक ही हैं, व्याकुल होना, ठीक। कन्फाउंड, कन्फाउंड मतलब होता है गलत साबित करना, किसी चीज़ को गलत साबित करना। कमेंड मतलब होता है, हमको मतलब मालूम होगा, प्रेस करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना, एप्रिशिएट करना। तो कमेंड मतलब प्रशंसा करना, कमेंडेबल जॉब माने प्रशंसनीय कार्य। फिर से बोल रहे हैं, परटर्ब व्याकुल होना, इसका विलोम क्या है, सूद। और क्या देखेंगे हम, मिसस्पेल्ट मिलेंगे आपको दो से तीन। करेक्टली, फाइनेंशियली कैसे लिखेंगे, फाइनेंशियली की सही स्पेलिंग पूछी गई है, तो क्या होगी फाइनेंशियली की सही स्पेलिंग, इजी है, आप फाइनेंशियली या कई फाइनेंशियल लिखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, इसमें बताइए कौन सी, ABCD में। FINANCIALY क्या होगा, बी होगा, ठीक है। लिखने में मिस स्पेल्ट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 5 बार लिखेंगे, 1 2 बार। सबसे इंग्लिश में जो सरल पोर्शन होता है वो मिस स्पेल्ट होता है, क्योंकि इसको आप बार बार लिखेंगे ना, तो हो सकता है वैसे याद ना रहे, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस होगी तो अपने आप उस वर्ड लिख लेंगे सही, ठीक। तो लिख के याद करिएगा मिस स्पेल्ट। फाइनेंशियल की स्पेलिंग देखिए, FINANCIALLY। अगला है रॉन्गली स्पेल्ट, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है, विमिस्कल है, कॉन्टेजियस है, स्पेक्टिकुलर है, एडजस्टेंट है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। सबके हम आपको अर्थ भी बताएंगे, देखिए। तो स्पेक्टिकुलर ये शब्द आपके में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विमिस्कल मतलब क्या होता है, विमिस्कल माने होता है सन की, इसेंट्रिक जिसे कहते हैं, ये आ सकता है इंपॉर्टेंट। विमिस्कल सनक की बुद्धि का होना, बहुत उल्टी खोपड़ी का होना, जैसे कहते हैं ना विमिस्कल, सनकी होना, उन्मादी होना। कॉन्टीगुअस, कॉन्टीगुअस, कॉन्टीगुअस माने होता है कोई चीज़ मिला हुआ। कॉन्टेजियस एक शब्द सुना होगा ना, जैसे कोरोना वायरस कॉन्टेजियस डिजीज थी, छूने से जो फैलती है। कॉन्टीगुअस ये है, क्या है, कॉन्टीगुअस। तो कॉन्टीगुअस का मतलब हो जाएगा मिला हुआ, मिला हुआ या समाया हुआ। स्पेक्टिकुलर और एडजस्टेंट का मतलब होता है पास, एडजस्टेंट मीन्स पास। अब आप देखिए स्पेक्टिकुलर का मतलब क्या है, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है कि शानदार, स्पेक्टिकुलर वर्क है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेलिंग हम लिखे देते हैं, SPECTACULAR, SPECTACULAR, ठीक। ये स्पेलिंग आपकी है, फिर से बोल रहे हैं, SPECTACULAR। और क्या है अगला आपका क्वेश्चन, वन वर्ड पूछा गया है, थिंग्स विच आर द सेम काइंड एंड द सेम डायमेंशन, जो उसी प्रकार की, एक ही प्रकार की वस्तु हो और एक ही डायमेंशन की हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम समरूप। सॉरी, एक ही प्रकार की चीज़ होना, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम। होम्योपैथी सुना है ना, तो होम्योपैथी का मतलब तो सेम, सेम पैथी। होम्योपैथी के इलाज का ये तरीका होता है, जैसे किसी को बुखार है ना, तो उसको बुखार की ही दवाई देते हैं, मतलब क्या कि बुखार का वायरस बुखार के वायरस से लड़ेगा। होम्योपैथी का ये सिद्धांत होता है। तो होमो मतलब होता है सेम, तो इसमें क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, एक ही प्रकार की चीज़ और एक ही डायमेंशन की चीज़ को बोलते हैं हम हेमोजो। होमोसेक्सुअल मतलब एक, होमोसेक्सुअल मतलब एक ही प्रजाति के लोगों का, है ना, ठीक है। तो अच्छा, होमोफोनी एक ही प्रकार के शब्दों का उच्चारण। होमोनिम्स, होमोनीनियस एक ही प्रकार का। होमोनीमस मतलब भिन्नार्थ शब्द, ठीक है। चलिए, एक ही साथ के शब्द मिलने वाले, तो ये शब्द का क्या अर्थ होगा, हमने बताया ना होमोजीनियस, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको, होमोजीनियस। अगला देखेंगे क्या है, इन द पिंक, एक पूछा गया आपका इन द पिंक। इन द पिंक का क्या अर्थ होगा, इन द पिंक,
अच्छा हेल्थ, इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ हो सकता है आ जाए परीक्षा में। इन द पिंक का मतलब होता है अच्छे, पिंक कलर वैसे भी अच्छा कलर माना जाता है, ठीक है। पिंक, पिंक सिटी किसको कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं राजस्थान में एक जयपुर शहर है, और वहाँ के लोग अपना घर पिंक रंगवाते हैं ना, तो उसको पिंक सिटी कहते हैं। तो इन द पिंक का मतलब अच्छे मूड में है वो लोग, अच्छा स्वस्थ है। पिंक अच्छी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है, अच्छी चीज़ों को बताता है। एक और पूछा गया है, गो डाउन इन फ्लेम। इस गो डाउन इन फ्लेम, तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी तरह से नष्ट कर देना या नष्ट हो जाना, सब बर्बाद हो जाना। टू, डी ऑप्शन जो है आपका, टू हिट बाय ए बर्निंग क्रैकर। इसमें आपका जो है ये अर्थ दे रहा है, देखिए ए ऑप्शन सही है। टू बी अटरली रूइंड, पूरी तरह से, जब करना ना पूरी तरह से नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। डी ऑप्शन नहीं, इसमें आपका ए होगा। गो डाउन इन फ्लेम, तो इसका बर्निंग से मतलब नहीं है कोई। गो डाउन इन फ्लेम का मतलब है पूरी तरह से कोई चीज़ जल जाना, जल जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक। ए ऑप्शन सही है इसका। और क्या है, एक हम आपको बराबर स्टूडेंट्स बता रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करने का तरीका, बराबर हम आपको दे रहे हैं। तो अब ये इसको देखिए कहाँ कौन सा ABCD सेट करिए, जो ट्रिक्स बता रहे हैं उससे आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके देखिए A है, B है, C है और D है, ठीक। इसको सही क्रम में लिखना है। तो हमने आपको क्या तरीका बताया था? हमने तरीका बताया था वो पहला वाक्य ढूंढना है जो इंट्रोडक्शन दिए, एक सेंटेंस का परिचय दे, पूरे वाक्य का परिचय दे। कौन सा वाक्य ऐसा है जो परिचय दे रहा है ABCD में? देखिए जो इसमें शुरुआत हुई है टिल, टिल क्वाइट रिसेंटली, एडवर्ब से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, तो वाक्य का ए तो है नहीं, ए तो वाक्य का स्टार्ट, ए तो नहीं होगी स्टार्ट आपकी, ये तो डी को काट दीजिए, ए तो नहीं है आपकी। और क्या, दिस इज बिकॉज, यह है क्योंकि, यह है क्योंकि वाक्य है बी, तो यह है क्योंकि ये भी वाक्य का स्टार्ट नहीं हो सकता। हमने आपको बताया प्रोनाउन की से वाक्य की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। दिस है ना, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दिस इज बिकॉज ये भी नहीं होगा। बट ओवर, देखिए कंजक्शन से भी वाक्य की शुरुआत देखिए नाउन से होगी, ठीक। नाउन में भी वो वाक्य जो परिचय दे पूरा, तो बट से कैसे शुरुआत हो जाएगी, दिस इज से कैसे होगी, टिल से वाक्य की शुरुआत आपकी किससे होगी, डी से होगी। डी वाला कौन सा है, बी है। बट से कोई वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, दिस से भी नहीं होगी, टिल से भी नहीं, आपको डी सीधा सीधा मिल जा रहा है। तो टुडे इट इज़ नॉट कॉमन टू ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री, आज ये असाधारण बात नहीं है किसी विदेश में जाना और यात्रा करना, ये कोई असाधारण बात नहीं, बिल्कुल साधारण बात हो गई है। वास्तव में है, हर देश में हमारे भारतीय छाए हुए हैं, आराम से फ्लाइट जाते हैं, अपना जॉब करते हैं, वहाँ रहते हैं, टूर के लिए जाते हैं, तो ये कोई बहुत असाधारण बात नहीं बिल्कुल। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसमें बताया गया है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आसानी से चले जाते हैं, थोड़ी समस्या हुई, धनी है, फ़ौरन से इलाज कराते हैं अपना, तो ये वाक्य का इंट्रोडक्शन है, ठीक। डी के बाद आपका है ए है, फिर सी है, फिर बी है, ठीक हो जाएगा आपका। अब क्या है, एक आपको और बताना है इसमें, इरर का वाक्य है, इरर के वाक्य पूछा गया है फिर से। चलिए हम वाक्य पढ़ेंगे, क्या है वाक्य हमारा, ए प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट ऑकर्ड एट द सेलिब्रेशन। अब आपको क्या इसमें बताइए किस पार्ट में गलती है। ए प्रोब हैज़ बीन ऑर्डर्ड में गलती है, दैट ऑकर्ड एट द सेलिब्रेशन गलती है, बाय द एक्सीडेंट इसमें है इरर, किस पार्ट में इरर है। देखिए ऑर्डर के साथ इसको नोट कर लीजिए, कोई चीज़ आए, कोई वस्तु आए, समथिंग आए, तो उसके साथ आप लगाएंगे फॉर लगाएंगे। राम ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, ये चीज़ है। ऑर्डर फॉर समथिंग, ऑर्डर फॉर समथिंग, ठीक है। अब बल्कि आप ऐसे कर लीजिए, ऑर्डर का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर, आप ऑर्डर के साथ कोई चीज़ होने पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब ना ऑर्डर का प्रयोग वर्ब के रूप में होने पर
कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए जो हम बता रहे हैं। ऑर्डर का प्रयोग जब इसे कि यहाँ पर ऑर्डर आया है नाउन, तो इस नाउन के साथ हम केवल फॉर लगाएंगे, ठीक। और कोई चीज़ होने पर, कोई चीज़ कोई वस्तु हो और किसी के लिए ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर टू, राम ऑर्डर टू श्याम, राम ने श्याम के लिए ऑर्डर किया, ठीक। आप समझ रहे हैं? तो ऑर्डर के साथ फॉर लगेगा नाउन के रूप में। तो यहाँ पे इसमें कहाँ पे है, इस पार्ट में गलती है आपकी, सी में। ऑर्डर हमने आपको क्या बताया, ऑर्डर फॉर, कोई चीज़ के लिए ऑर्डर फॉर और व्यक्ति के लिए ऑर्डर टू। चलिए आगे देखें। ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। इस तरह से पैसेज की प्रैक्टिस करिए आप। बहुत बड़ा पैसेज है स्टूडेंट्स, हाँ, तो आप पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए। ये आपको फिर हम पैसेज बताएंगे, फिर ये पैसेज समझाएंगे। और चलिए नेक्स्ट बैच में हम आपको क्लास में आपको और बेहतर क्लास देंगे। इससे क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आपके, तो आप समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें। आप ऐसा समझिए कि आपको 3 मिलेंगे एरर वाले क्वेश्चन, 3 से 4 मिलेंगे, 3 से 4 हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 ही हो, मतलब मिनिमम 3 हमारी उम्मीद है, 3 तो मिलेंगे ही। सिनोनिम है, 3 एंटोनिम है, 3 वर्ड है, 3 करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट भी मिल सकता है या पैसेज भी मिल सकता है, ठीक, दोनों भी आ सकते हैं, या दोनों में से एक दे देंगे। तो चलिए देख स्टूडेंट, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हम लास्ट में ही कहेंगे कि हमारी जो LICAAO की जो क्लास शुरू होने वाली है, मिस मत करिए। आपके लिए नहीं ज़रूरी, जिसने फॉर्म भरा हो उस तक वीडियो बस पहुंचा दीजिएगा। LIC के जो AAO के पेपर हैं, आपकी प्री एग्ज़ाम पहले होगा, तो इसको आपको क्लासेस बराबर मिलेंगी। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके।